चलिए जी, स्टार्ट से करेंगे आज पॉलिटी। और पहली जो क्लास है वो आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये इतिहास है ना। तो देखिए, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि हमने ना जब कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आया। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या इंडियन जो पॉलिटी है, जो हमारी राज व्यवस्था है जिसे कहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी ये दो अलग अलग शब्द है। तो पॉलिटी, पॉलिटी तो वर्ड सबने सुना होगा कि पॉलिटी पढ़ रहे हैं, लेकिन पॉलिटी का मतलब नहीं पता है। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन, तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी का मतलब है देखो राज व्यवस्था, यानी कि किसी भी मतलब किसी भी राज्य में कैसी व्यवस्था है, राज व्यवस्था कैसी है, यानी कि उस कंट्री की, उस पर्टिकुलर स्टेट की पॉलिटी कैसी है। पॉलिटी मतलब वहां पे गवर्नमेंट का अरेंजमेंट कैसा है, कौन कौन से गवर्नमेंट के ऑर्गन हैं, वो किस किस लेवल पे काम करते हैं, है ना। और उसमें भी आपने सुना होगा कि हमारी गवर्नमेंट, मतलब हमारे यहाँ पे कैसे कैसे सिस्टम है उसके गवर्नमेंट के। एक तो होता है कौन सा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, है ना। एक तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, एक होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, एक होता है डिक्टेटर, है ना। और एक होता है ये क्राउन वाला, यानी कि ब्रिटेन टाइप का। और एक और होता है जिसे हम क्या देते हैं, हाँ, हेरिडिटरी। हेरिडिटरी मतलब जहाँ पे किंग वंशानुगत उनका चलता आ रहा है, ठीक है। अब ब्रिटेन में प्रॉब्लम ये है कि ब्रिटेन डेमोक्रेटिक भी है और ब्रिटेन में किंग भी है, लेकिन ब्रिटेन में डेमोक्रेटिक ज्यादा कहेंगे ब्रिटेन को, क्योंकि किंग का अब कोई रोल नहीं रहा है, किंग सिर्फ हेड है। जो स्टेट का हेड है बस वो हेड है, जो कार्य करता है वो कौन करता है, पीएम, ठीक है। तो काम सारे पीएम के हैं, लेकिन स्टिल जो वहां का किंग है वो पावरफुल है ना, स्टिल। हाँ, हमारे यहाँ पे, लेकिन वहां का किंग बहुत पावरफुल है, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो अब नॉमिनल हेड बना रखा है सिर्फ नाम का, यानी कि उसके अंदर नाम रहेगा कि किंग, उसका वंश चल रहा है। तो पॉलिटी का मतलब है, हिंदी में पढ़ोगे तोड़ के, तो राज व्यवस्था, यानी कि उस पूरे पर्टिकुलर जगह की शासन कैसा है, ठीक है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम पॉलिटी से कॉन्स्टिट्यूशन को लिंक करके क्यों पढ़ते हैं, या पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्यों आता है, या कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में क्यों आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, या एक ऐसा इसमें वो लिखे हुए होते हैं कोड, रूल्स, नियम, लॉ, जो इसे हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ये एक बेसिक लॉ होता है। किसी भी कंट्री का जो बेसिक लॉ होगा उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, है ना। हाँ, मतलब उसमें उस कंट्री में समान तरह से जो कानून लागू होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही लागू हो सकता है। तो ये एक बहुत बेसिक लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि हमें जानना है कि आज प्रेजेंट में जो हमारी कंट्री में कुछ लॉ है वो ऐसे क्यों है ना। कि अगर हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री का सिस्टम है तो हमने ये क्यों अपनाया है। हम यूएस की तरफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी तो अपना सकते थे। तो ये चीजें जानने के लिए आप लोगों को बैकग्राउंड पता होना जरूरी है। तो सबको पता है 1600 में ब्रिटिशर्स भारत आए थे, कैसे, व्यापारी बनकर, है ना, व्यापारी के तौर पर आए थे। और इसके लिए दो थ्योरी है, दो थ्योरी कही जाती है कि एक तो ब्रिटिश पूरे एम के साथ आए थे कि हम इंडिया जाएंगे और वहां पर रूल करेंगे, और एक थ्योरी ये कहती है कि ये आए थे व्यापारी बनके, लेकिन जब इन्हें यहाँ लगा कि कंडीशन ऐसी है कि यहाँ रूल किया जा सकता है तो इन्होंने अपॉर्चुनिटी का फिर फायदा उठाया। तो ये ब्रिटिश जो है ट्रेडर बनके भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से इन्होंने एक कंपनी बनाई और ये भारत में आ गए। अब ये जो इन्होंने जो किया है वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में जब करेंगे, फिर स्टार्टिंग से जब हम करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में फिर स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि कैसे ये आए हैं। यहाँ पे सिर्फ हम क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया था। तो ये 1600 में भारत आए और इन्होंने 1765 में बंगाल, इसका याद रखना, बिहार और उड़ीसा के दीवानी जो राइट है, तो ये जो वर्ड है ये पर्शियन वर्ड है। हमारे यहाँ पे मुगल्स रहे हैं तो उनकी लैंग्वेज थी पर्शियन। तो पर्शियन जो वर्ड है, फारसी जिसे कहते हैं ना, फारसी, तो अभी भी हमारे लॉ में अब शुद्ध हिंदी कर दी है योगी जी ने, लेकिन पहले फारसी होती थी। तो दीवानी और एक होता था फौजदारी, आपने सुने होंगे,
फौजदारी मुकदमे, दीवानी मुकदमे। तो दीवानी मुकदमे कुछ नहीं, जो प्रॉपर्टी के मामले होते थे, रेवेन्यू के पैसे के मसले होते हैं, जैसे कि कोई मैटर पैसों को लेकर होता है तो वो दीवानी में आता है, या फिर कोई मैटर प्रॉपर्टी को लेकर होता है तो ये दीवानी मामलों में आता है। फौजदारी में आएंगे क्रिमिनल मैटर, है ना, जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो ये फौजदारी मामले आए। तो जो दीवानी राइट थे ब्रिटिशर्स ने ले लिए, कहाँ कहाँ के लिए थे? बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से जितना रेवेन्यू आएगा, यानी कि जो टैक्स आता था वो सब कौन कलेक्ट करेगा? ब्रिटिशर्स। तो ये पहला था, इन्होंने 1765 में ले लिया था। उस समय जो वहां का वो था नवाब, उसने उसे दिया था मीर कासिम ने। लेकिन फिर बाद में नवाब से इनकी बिगड़ गई, क्योंकि मीर कासिम को और जो जितने भी नवाब बंगाल में फिर रहे ब्रिटिशर्स के टाइम, उनको लगा कि ये हमारे जो राइट है इन्होंने छीन लिए। जब आपके पास पैसा नहीं होगा और आपको राजा बना दिया जाए तो आप प्रजा के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। तो मीर कासिम तो राजा था, मतलब नवाब था, लेकिन रेवेन्यू का अधिकार ब्रिटिशर्स के पास था। तो मीर कासिम चाह के भी कुछ नहीं कर पाता था, और ये लोग बहुत करप्शन करते थे। तो सब जाते थे शिकायत करने मीर कासिम के पास, लेकिन मीर कासिम कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे, क्योंकि रेवेन्यू तो इनको दे दिया, है ना। तो पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए रेवेन्यू उनके पास चला गया। कहाँ कहाँ का गया था? बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का। और उस समय बंगाल सिर्फ बंगाल नहीं था, पश्चिम बंगाल नहीं था, जो प्रेजेंट डे लगाओ, प्रेजेंट डे बांग्लादेश, असम, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और ये छत्तीसगढ़, ये सब जो था ये सब बंगाल का पार्ट था। तो इतना बड़ा बंगाल था। तो सोचो, इतने बड़े बंगाल का अगर वो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो उनके पास कितना रेवेन्यू हो जाता होगा। तो बहुत सारा उनको फायदा होने लगा। फिर ये हम यहाँ पे करेंगे 1858 में। आपको पता ही है कि सिपाही विद्रोह हुआ था, यानी कि ब्रिटिश के खिलाफ में मेरठ से एक क्रांति चली थी, 1857 की क्रांति, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, नाना साहेब, इन सब ने पार्टिसिपेट किया था। और ये ऐसी सिपाही म्यूटनी थी कि इससे ना ब्रिटिश सरकार तक की जड़ें हिल गई कि हमारे मतलब इंडिया में ऐसा विद्रोह हुआ। और वो विद्रोह पूरे ऑल ओवर इंडिया ने नहीं किया था, सिर्फ नॉर्थ वाले इंडिया ने किया था, मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या कुछ बंगाल से, कुछ कुछ इन जगहों पर से, और इतने में ही वो परेशान हो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी डर गई कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत की बागडोर अपने हाथों में ले ली कि अब तो हम देखेंगे, तुम वापस आ जाओ, तुम्हारा खत्म कर रहे हैं, हम खुद चलाएंगे अब इंडिया को। तो इतना उस समय ये हुआ था। फिर इन्होंने भारत का शासन अपने अधीन ले लिया। और भारत का जो शासन देखा जाता है वो दो भागों में देखा जाता है। एक तो देखा जाता है कंपनी का शासन, ये था 1773 से 1858 तक। और ब्रिटिश ताज का शासन 1858 में इन्होंने अपने हाथ में जब ले लिया, उसके बाद 1947 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ही हमारे देश को चला रही थी। उससे पहले कौन कर रहा था? कंपनी, है ना। ये था। तो कंपनी के शासन में क्या क्या चेंज हुए, तो अब हमने देखना है अपने क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमें डिटेल में नहीं जाना वहां पे क्या हुआ था, ठीक है ना। आपसे ऐसे क्वेश्चन कोई पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा कि 1800 कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था, है ना। क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो इसके 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट क्यों है, इनके नाम हम पढ़ेंगे, दो तरह के एक्ट हम पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग है और चार्टर। तो रेगुलेटिंग का मतलब है ये सिर्फ रेगुलेट करने के लिए है, नियंत्रण करने के लिए है, ये कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं कर ले, मतलब ये एक तरह की गाइडलाइन है। रेगुलेटिंग का मतलब है कि ये तरह की गाइडलाइन है, जो गाइडलाइन जारी कर दी जाती है ना, दिशा निर्देश जारी कर दिए जाते हैं कि आपको ऐसे करना है ना। बट चार्टर जो है, चार्टर का मतलब है कि वो पूरा लॉ की तौर पर आपको बना कर दिया गया है। तो आगे जो चार्टर है और ये रेगुलेटिंग एक्ट है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आया। इसके तहत देखिए, याद रखिएगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, है ना। तो पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? बंगाल के वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग का नाम याद रखना है कि ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
तो ऐसे याद रखना कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था वॉरेन हेस्टिंग। अब इसके तहत एक और बात कही थी इन्होंने इसी एक्ट में कि मद्रास बंबई के जो गवर्नर है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर इसके मद्रास यानी कि अभी प्रेजेंट में क्या है, मद्रास चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु है ना, मद्रास और बंबई, इसके गवर्नर जनरल को अगर कोई फैसला लेना है, कोई भी निर्णय लेना है कि हमें कोई टैक्स लगाना है, हमें ये करना है, हमें किसी की नियुक्ति करनी है, कोई चीज खरीदनी है, तो वो किसके अधीन थे, बंगाल के, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल से ही परमिशन लेंगे तब वो अपना काम कर पाएंगे। ठीक है, फिर इसमें एक और खास बात है, याद रखना कि कोलकाता में, यानी कि उस समय ये लोग इसको कहते थे कलकत्ता, और इंग्लिश में ये लोग इसे बोलते थे कैलकटा। ठीक है, वो कलकत्ता नहीं बोल पाते थे, कैलकटा। तो कलकत्ता जो था इसमें एक उच्चतम न्यायालय, एक मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, मतलब इसमें प्रावधान दिए गए थे। इन्होंने पहला जो सुप्रीम कोर्ट था वो कलकत्ता में स्थापित करना था 1773 के उसमें, और ये फिर उसके बाद में यहाँ पर स्थापित हुआ था पहला सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखना, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला न्यायालय जो है भारत में स्थापित किया गया था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। फिर एक आया काउंसिल एक्ट 1786। अब इसमें जो है कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बने थे। इसमें यही बात याद रखनी है, इन्होंने अपनी शर्तों पे काम किया था। कॉर्नवालिस जो थे इन्होंने अपनी शर्तों पे काम किया था। फिर 1793 का चार्टर एक्ट देखिए। अब ये है चार्टर शुरू हो गए हैं, ये रेगुलेटिंग थे, ये थे चार्टर। अब चार्टर एक्ट जो है इनके बारे में आपको खास बात ये याद रखनी है कि ये कानून थे, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट तो आपको दिशा निर्देश की तरह दिए जा रहे थे कंपनी को, लेकिन चार्टर एक्ट जो है पूरे कानून थे। और 1793 में, अच्छा यहाँ पे एक बात जानो, ब्रिटिशर्स जो थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये खूब अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी हमारे भारत में, अच्छा प्रॉफिट चल रहा था। और आप देखिए जब हमारे यहाँ से ये 16 गुना जाकर बेच रहे हैं तो इनको प्रॉफिट तो होगा, बट कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन कंपनी जो है गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं दिखा रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कंपनी जाके क्या कहती थी कि हम तो बैंक करप्ट हो गए, हमारे पास पैसा नहीं है वहां पे काम करने के लिए, हमें और पैसा चाहिए। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा था कि इतने साल से ये लोग काम कर रहे हैं, इनके पास पैसा क्यों नहीं है। तो इन्होंने इनकी जो अवधि है कार्य करने की इंडिया में 20 वर्ष तक और बढ़ा दी, यानी कि 20 वर्ष तक सिर्फ वही कंपनी काम करेगी और कोई कंपनी काम नहीं करेगी। अब मान लो गवर्नमेंट सिर्फ एक ही कंपनी को सारे कॉन्ट्रैक्ट दिला रही, तो वो कंपनी तो मालामाल होगी ही। तो इन्होंने कहा कि 20 वर्ष की अवधि बढ़ा दी। तो 1793 में ये हुआ था कि 20 वर्षों तक का इनका अवधि बढ़ा दी गई थी कि आगे आप व्यापार कर लो 20 साल के लिए। उसके बाद 1813 में चार्टर कानून आया, और इस चार्टर कानून में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की ये बात गवर्नमेंट को पता चल गई कि ये लोग छुपा रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सबसे करप्ट लोग थे ये लोग, और यही लोग जो है इंडिया में करप्शन सिखा कर गए हैं। हाँ, जो हमारे सिस्टम में जो करप्शन आया वो इन्हीं के लोगों से आया, क्योंकि इन्होंने ही उस लेवल पे करप्शन करना स्टार्ट किया था। तो करप्शन मतलब कि बीच में पैसे खाना, है ना, भ्रष्टाचार। तो ये सब जो है इन्होंने पता चल गया इनको 1813 में, और गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है अब इनका इलाज हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने, कंपनी ने भारत में इनका सारा व्यापार जो है वो एकाधिकार समाप्त कर दिया। एकाधिकार समाप्त करने का मतलब है कि केवल आप ही यहाँ पे व्यापार नहीं करेंगे, और भी कंपनी है जो कि यहाँ व्यापार करेगी। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि चाय और चीन के साथ जो है व्यापार आप ही करोगे, उसमें कोई वो नहीं है। तो चाय का जो व्यापार है सबसे ज्यादा चीन के साथ जो करते थे यही करते थे। और हमारे यहाँ पे चाय की खेती होती थी पहले, लेकिन उतनी नहीं होती थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स को लगा कि इसमें फायदा बहुत है, तो इन्होंने हमारे यहाँ पे जो असम में जो दार्जिलिंग जो हिल स्टेशन बने हुए हैं ना, दार्जिलिंग में हिल स्टेशन आपने सुना होगा, और असम में जो बागान बने हुए हैं वो सब इनके क्रिएट किए हुए हैं, इन्होंने बनवाए थे। वहां पर जो आपने देखो वो फार्म हाउस का जो कॉन्सेप्ट आया है वो हमारे यहाँ नहीं था। फार्म हाउस यही लोग बनाते थे। ये क्या करते थे कि वहां पे ऑफिशियल के रहने के लिए एक टेम्परेरी एक जगह बना दी जाती थी,
जहां पर ये लोग रहते थे। तो चाय जो है इन्होंने ही ज्यादा इंट्रोड्यूस की थी हमारे यहाँ पर। चाय तो पहले से ही आ गई थी क्योंकि चाइना से स्टार्ट हुई थी, चाइना से फिर जो तर्किश थे वो भी लेकर आए थे हमारे इंडिया में, बहुत पहले से थी। लेकिन व्यापार जो है हमारे इंडिया में, जो बागान असम में या दार्जिलिंग में बने हुए हैं, वो सब इन्हीं का बनाया हुआ है। तो चीन के साथ और चाय के साथ था केवल एकाधिकार, बाकी सब समाप्त हो गया। अब उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया और कंपनी के कार्यों को अब अलग कर दिया गया था। अब कंपनी क्या करती थी, जो भी कॉमर्स वाले काम होते थे यानी व्यापार से रिलेटेड काम होते थे उसमें भी प्रॉफिट हो रहा था, राजनीतिक में भी प्रॉफिट हो रहा था, और उसकी वजह से ये लोग करप्शन भी कर रहे थे। उसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि ये इनके काम अलग अलग कर दो, यानी कि कंपनी जो है कॉमर्स जो देखेगी, व्यापार जो देखेगी कि कहाँ से कितना खरीदना है, किसको देना है, ये अलग लोग डिसाइड करेंगे। और जो पॉलिटी है, पॉलिटी मतलब गवर्नर, बंगाल को कौन संभालेगा, मद्रास को कौन संभालेगा, ये काम इनके अलग कर दो। तो इस तरह से अलग करने के बाद इन्होंने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बनाया गया था। तो ये आपको बात याद रखनी है कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया था। ये क्यों आया था, जो बात मैंने करप्शन वाली आपको बताई है कि इन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ लोग वहां पर भेजे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से, सो दैट कि जो कंपनी है उसकी गतिविधियों को देखा जा सके कि आखिर हो क्या रहा है वहां पर, क्योंकि वो टोटल पिक्चर नहीं देते थे वहां पर जाकर कि हमें इतना फायदा हो रहा है। तो बहुत फायदा होता था और वहां के ऑफिशियल बहुत ज्यादा अमीर थे। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट, जो हमारी बंगाल की पॉपुलेशन थी, बंगाल में बहुत भयंकर फेमाइन आई है, मतलब 1774-75 में भी फेमाइन आया, अकाल पड़ा, मतलब जनता भूखी मर गई। और क्वीन विक्टोरिया का दरबार चल रहा था दिल्ली में, मतलब जो पार्टी होती है, ग्रैंड पार्टी जो होती है, तो इस तरह की इनकी वो थी। फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था, इसको याद रखना है, कौन से एक्ट के तहत, 1784 के। और फिर और एक और इम्पोर्टेंट है, देखो ये डेट आप याद रखना, 13 और 33, इन दोनों में दो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन थे। यहाँ पे तो एकाधिकार समाप्त कर दिया, केवल चाय में और चीन के साथ रह गया, और यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई थी, मतलब अब खत्म ही कर दिया कि आप कोई व्यापार नहीं करेंगे, वो खत्म कर दिया। और इसमें एक और बड़ा डिसीजन लिया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया था। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है आपका कि कौन से एक्ट में लिखा हुआ है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। तो कौन बने थे, विलियम बेंटिंक। तो विलियम बेंटिंक तो जो थे, कोई कोई सब ऑफिशियल खराब नहीं आए थे, कोई कोई अच्छे भी आए थे जिन्होंने कुछ सुधार भी किया था। तो विलियम बेंटिंक उन्हीं में से एक थे ये सुधार, और इनका नाम जो है सती प्रथा को बैन करने में लिया जाता। तो इसको यहाँ पे याद नोट करके या कैसे भी लिख लेना, सती प्रथा बंगाल में, भारत में तो नहीं कर पाए थे क्योंकि पूरे भारत में करते तो पता नहीं क्या होता, बंगाल में वहां तक ही कर पाए क्योंकि बंगाल में डिमांड थी। और किसने सबसे ज्यादा विरोध किया था सती प्रथा का, नाम बताओ कौन थे, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने सती प्रथा, विलियम बेंटिंक उस समय गवर्नर थे बंगाल के, इन्होंने सती प्रथा का जो है इतना विरोध किया था कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1829 का, इसको डेट भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1829 का, कि इस एक्ट के तहत सती प्रथा बंगाल में बैन कर दी गई थी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। पहला गवर्नर जनरल भारत का कौन बना, विलियम बेंटिंक। और फिर 1853 में एक और चीज आई, हमारे यहाँ पर सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस की गई, लेकिन इंडियंस को इससे दूर रखा जाता था ताकि इंडियंस इसमें पार्टिसिपेट ना करें। कैसे, क्योंकि इसको देने की जो एज थी वो पहले 19 वर्ष थी। अब आप बताओ, और सिलेबस में क्या था, आपको ग्रीक भी आनी चाहिए, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, ठीक है, आपको हिब्रू भी आनी चाहिए, अदर जो लैंग्वेज है हिब्रू भी आनी चाहिए, आपको इंग्लिश का लिटरेचर भी पता होना चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर, और अदर जो है अदर सब्जेक्ट है। अब आप ये बताओ 19 वर्ष का बच्चा ये सब पढ़ के सिविल सर्विसेज कैसे निकाल लेगा। तो इसलिए
जानबूझ करके सिविल सर्विसेज में 19 वर्ष रखी गई थी, कम एज। अभी कितनी है पता है सिविल सर्विस की? 21 है। 21 इसलिए रखी जाती है ताकि बच्चा ग्रेजुएट कर जाए और वो इतना समझदार हो जाए कि वो डिसीजन ले सके। आपको एक पूरा डिस्ट्रिक्ट की कमांड दी जाएगी, आपको एक पूरा पद दिया जाएगा जिसे आपको व्यवस्थित करना, आपको संभालना है। तो उसके लिए 19 साल का बच्चा तो नहीं संभाल पाएगा, तो जानबूझकर 19 साल रखी गई थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ पे सुधार हुए और फिर इंडियंस ने जैसे जैसे डिमांड करनी शुरू की तो इंडियंस को भी आने का मौका दिया गया था सिविल सर्विसेज में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिविल सर्विसेज की जो है परीक्षा निकाल चुके थे, ऑफिसर भी थे, बट उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा, देश को आजाद कराना ज्यादा जरूरी है, नौकरी करने से बेहतर है। तो इनके अधीन काम नहीं किया, उन्होंने निकाल लिया था। और उस समय इसे ICS कहते थे, इंडियन सिविल सर्विस, और अभी क्या कहते हैं? IAS। अभी क्या नाम है? IAS। तो इंडियन सिविल सर्विस कहते थे, अब है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है, फुल फॉर्म कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं, कभी कभी किसी का दिमाग ऐसे घूम जाता है ना एग्जामिनर का, तो सेट कर देता है पेपर में कुछ फुल फॉर्म पूछ ले तो। और 1854 में इसी के लिए मैकाले समिति नियुक्त की गई थी, और मैकाले समिति का जो अध्यक्ष था वो तो लॉर्ड मैकाले, और उसने कहा था कि इंडियंस जो है वो कहते हैं उसे इन एलिजिबल है सिविल सर्विसेज पोस्ट के लिए। मतलब ये समझते थे कि इंडियंस जो है ये इसके योग्य है ही नहीं, इनका मानना ऐसा था। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब हम अपने देश को अपने आप ही चला रहे हैं, और इंडिया में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इनकी तो एक कंट्री बहुत छोटी सी है जिसमें कुछ ही डिस्ट्रिक्ट होंगे। आप उत्तर प्रदेश को संभाल कर दिखा दो, तो उत्तर प्रदेश जो है इनकी कोई यूरोप की 3-4 कंट्री मिलाकर बनेगा हमारा एक उत्तर प्रदेश। तो ये है, इनकी तो छोटी छोटी जगहें हैं, तो संभाल ही लेते हैं। फिर आया था ताज का शासन। अब ताज के शासन की कहानी जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ के लिए सिर्फ आपको ये जानना जरूरी है कि 1858 में जब 57 की क्रांति हो गई थी, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने हमारा जो सब पूरी बागडोर थी इंडिया की वो अपने हाथ में ले ली थी, और फिर वहां से वायसराय का पद आया 1858 के बाद। वायसराय कौन था? वो सीधा जो एलिजाबेथ जो थी क्वीन, उसका रिप्रेजेंटेटिव था, यानी कि जो वो आदेश देकर उसे भेजती थी वो यहाँ पर आदेश आते थे। तो यहाँ तक हमने किया है। पॉलिटी में क्या क्या सुधार हुए, मतलब क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं वो हमने देखा है। कल हम करेंगे इसको। मैं कंपनी का जो शासन है सिर्फ यहाँ तक इसलिए कराऊंगी क्योंकि आपको ताज का जो शासन है ये आपको इतिहास में भी पढ़ने को मिलेगा, यानी कि हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, तो उसमें हम ये सारे लोग कवर कर लेंगे। लेकिन कल हम करेंगे स्टार्ट भारत के संविधान का स्टार्ट कैसे हुआ, यानी कि ये तो स्टार्ट तो यही था, बट हमारी असेंबली बनी थी ना, संविधान समिति बनी थी, तो समिति कैसे बनी, किसने पहले आइडिया दिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, और कौन कौन समिति के अध्यक्ष थे। जैसे आपसे पूछा जाता है प्रारूप समिति किसके हाथ में थी, प्रेसिडेंट कौन थे उसके, और भी पूछा जाता है। जैसे कि एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि हाँ हमारा तिरंगा कब अडोप्ट हुआ था, हमारा राष्ट्रीय गान कब अडोप्ट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा किसने है, हैंड राइटिंग किसकी है। आपको पता है हैंड रिटन है वो कितना कॉस्ट आया था, कितने दिन में आया था। तो हैंड रिटन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिंट नहीं हुआ, हाथों से कैलीग्राफी हुई है। ओरिजिनल कॉपी तो मैंने शायद नहीं, किसी ने भी नहीं देखी ना ओरिजिनल कॉपी, म्यूजियम में ही मिलेगी। तो ओरिजिनल कॉपी वैसे इंटरनेट पे डाल के देखना, वो कैलीग्राफी से बहुत अच्छे से लिखा। तो किसने कैलीग्राफी की है और कितने दिन में बन के तैयार हुआ, तो आपको ये सारी बातें स्टार्टिंग से ही पता होनी चाहिए। तो कल हम इन्हें लिखेंगे और बिल्कुल स्पीड से जाएंगे, कहीं भी कुछ भी ब्रेक नहीं करना, ठीक है। तो कल मिलेंगे, कल करेंगे अब इसको।